अख्तरुल ईमान साहब, आपका हक है, आप टिकट जिसको दीजिए, आपका हक है, आप गरीब को दीजिए, अमीर को दीजिए, फकीर को दीजिए, कार्यकर्ता को दीजिए, वह आपका अधिकार है। लेकिन एक बात यह बताइए कि जब टिकट में देरी हुई, हमारा फॉर्म मुकम्मल रेडी था, हमारे पेपर रेडी थे, सब कुछ कि हम टिकट लेकर आएंगे, टिकट का सिंबल लगाएंगे, हम वहां पर दाखिल करेंगे। मेरा कैंसिल कैसे हुआ? नॉमिनेशन हमने दिया निर्दलीय से, और भाग 1 भाग 2 भरा जाता, भाग 1 भरा जाता है, पार्टी का कैंडिडेट होता है, भाग 2 भरा जाता है, निर्दलीय का होता है। हमने पहले का जो फॉर्म हमारा भरा था, टिकट वाला फॉर्म, वह हमने सबमिट किया, उसके साथ फॉर्म 2 भी, भाग 2 भी भर दिया था। जिम्मेदार कौन बना बताइए? आपकी उम्मीद पर आप मुजरिम हैं, सरासर मुजरिम हैं। आप ये बोलते हैं, आप ये कहते हैं कि जो हकदार होगा उसी को, तो 5 महीना पहले, 6 महीना पहले ऐलान करके आप उनको कहिए कि आपको टिकट दिया जाएगा। आप तैयारी कीजिए, वाजे कीजिए। अगर कोई 10 कैंडिडेट हैं तो 10 को बुलाइए और कहिए कि हमने सर्वे करा लिया है, हमने तहकीक करा ली है, फला आदमी इस लायक नहीं है कि वो जीत पाएंगे, आप और मजीद मेहनत कीजिए, आपके अंदर ये कमी, आपके अंदर ये कमी। अगर क़यादत की बात करते हैं तो पहले से प्लानिंग होगी आपकी। ऐन वक्त में क्यों आप दूसरों का सहारा लेते हैं? ऐन वक्त में फैसला करते हैं और आप दुहाई देते हैं कि आरजेडी और जदयू वाले तो अभी ऐलान नहीं किया, हम कैसे करेंगे? अगर आप उसी की दुहाई देते हैं, उसी का उदाहरण देते हैं, तो फिर आप पार्टी अलग से किस लिए होगे? जब आप उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो फिर क्या मतलब हो गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का? आसान और क्लियर कर सकते हैं आप। क्या आपके सामने में मेरे लोग नहीं पहुंचे? क्या मैं नहीं पहुंचा? जिस दिन कसम खिला रहे थे आप, पहली बात तो यह कसम खिलाना, शरीयत के नाम पर आप सियासत करते, क्या यह गलत नहीं है? आप अपनी सियासत के लिए शरीयत का इस्तेमाल करते हैं। क्या अगर कोई कसम खा लिया तो पूरी जिंदगी आपका नौकर बनकर रहेगा? क्या पूरी जिंदगी आपके लिए सिर्फ कुर्सियां बिछाएगा? पूरी जिंदगी आपके लिए सिर्फ कार्यकर्ता बनकर रहेगा? कसम खिलाकर बांधना चाहते हैं आप? पहली बात तो आपका यह अमल बिल्कुल सरासर गलत है, गलत है। हमने किया वो हमारी नादानी थी, हमने सिर्फ इस उम्मीद पे कर लिया कि चलो हमें टिकट मिलेगा। उसके बावजूद भी हम गए किशनगंज, हमने कहा कि अख्तर साहब जरा ये बताइए हमारे नाम का है या नहीं, हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। बताइए, हमने ये बाप के सामने बोला कि नहीं बोला? आप बोले कि मौलाना सर्वे चल रहा है। कौन सा सर्वे है भाई? उस दिन आपने सर्वे रिपोर्ट हमें दिखाया कि सर्वे के अंदर में सरफराज साहब नंबर 1 पे चल रहे हैं। मेहनत हम करें, सर्वे सरफराज का कीजिएगा? मेहनत कार्यकर्ता करेगा, आप किसी और का सर्वे कराइएगा? आपने बोला कि सर्वे के अंदर में आपके बाद में फलां साहब का नाम है, तो हमने कहा कि फिर क्या डिसीजन है? उसी दिन बोलते आप कि सर्वे में फलां साहब का नाम है। मौलाना आप इस बार रुक जाइए, एक जिम्मेदारी वाली बात यह होती, आपकी कायदाना बात यह होती, लेकिन आपने चूंकि खयानत की, आपने चूंकि दजल से काम लिया, आपने घेर कर रखा, आपने क्या कहा? अच्छा फिर और सर्वे करा रहे हैं। आखिर कौन सा, कितना ऐसा सर्वे है भाई? दूसरी बात, आपने यह कहा कि मौलाना सक्षम नहीं है। बताइए जरा अख्तरुल ईमान साहब, अमोर में, किशनगंज में हमारे जो कि हाट के 3 मुखिया, उनमें से 2 प्रेजेंट मुखिया थे, एक डीलर और एक समिति, ये लोग जाकर आपको नहीं बोले कि अख्तरुल ईमान साहब अगर आपको लगता है कि अब्दुल्ला सालिम कमजोर है तो आप सिर्फ चेहरा उसका होगा और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जो अखराजात हैं पार्टी के, जो भी अखराजात हैं, 10, 15, 20, 25 जो भी अखराजात हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। 3 मुखिया, बल्कि 4 मुखिया, एक समिति, एक बिजनेसमैन आपके पास नहीं पहुंचे? एक दिन नहीं, कम से कम 4-5 दफा आपके पास पहुंचे, मेरी बात को लेकर पहुंचे। वो लोग अपने से गए, लेकिन आपने क्या कहा? अच्छा फैसला करते हैं, अच्छा सर्वे करते हैं। आपको उसी दिन बोलना था। आपसे 2 महीना पहले, गालिबन 2 या 2.5 महीना पहले, मैं इस्तीफानामा लिखकर आपके पास गया था। मैंने कहा कि सर ऐसा है, मुझे इलेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी और को कैंडिडेट बना दिया, अब ये मेरा इस्तीफानामा कबूल कर लीजिए, मैं अपना रास्ता देख लूंगा। बोला कि नहीं बोला आपको किशनगंज में अख्तरुल ईमान साहब? लेकिन आपने क्या कहा कि मौलाना आपका इस्तीफानामा कबूल नहीं है, सब्र रखिए, आखिर वक्त अब हम सर्वे करा रहे हैं, उसका फैसला जल्दी आएगा। आपको उसी दिन मना करना चाहिए। आपने उसी दिन कैंडिडेट बना लिया था जिस दिन वह शख्स ज्वाइन किया था।
बहरकैफ हम नहीं जाना चाहते इन बातों में, लेकिन आपका यह इल्जाम, यह आरोप सरासर गलत है, गलत है। अगर 5 कैंडिडेट कहीं से होता है तो उनमें से जो सक्षम है, आपको मालूम होना चाहिए। आप किशनगंज में रहते हैं और सीमांचल के अंदर कौन कितने पानी में है, माली एतबार से और कम्युनिकेशन के एतबार से कौन कितने मजबूत है, स्ट्रांग है, आप पता कर लीजिए और आपको तभी 1 महीना पहले बोल दीजिए, दिक्कत भी नहीं होगी। यह कसम खिलाकर ढोंग रचाने की क्या जरूरत है? अब अभी आप बैठ करके फला साहब इतने वोट लाए, फला साहब इतने वोट लाए, सर्वे में उसका नाम नहीं आया, तो मंजूर इंजीनियर मंजूर कारड़िया का नाम सर्वे में कैसे आ गया? वो तो अभी तक कांग्रेस का आदमी है, अभी तक आपका पार्टी ज्वाइन नहीं किया। जरा बताइए। आदिल हसन आजाद साहब बलरामपुर से लड़ रहे हैं, सर्वे में नाम आ गया उसका। एक भी दिन वो बंदा, वो शख्स किसी पूरे ब्लॉक का इंतजार सर्वे नहीं घुमा नहीं है। जो आदमी वहां पर इंजीनियर मुअज्जम या क्या नाम है उस साहिब का, उन्होंने काम किया पूरे 1.5-2 साल तक तकरीबन। आपने क्या कहा उनको? यही कहा होगा कि तैयारी कीजिए, ऐन वक्त में आपने उसको काट दिया। कोढ़ा से पासवान साहब दलित समाज में आते हैं ना, सीमांचल कारवान इंसाफ में साथ था वो आदमी, मैंने देखा था, इस उम्मीद से आया था कि वो लड़ेगा। आपने गालिबन उनको उम्मीद भी दिलाई थी, लेकिन अभी वो बेचारा रो रहा है, आपने टिकट नहीं दिया उनको। एक दलित आदमी क्या सोचेगा आपके बारे में? अपनी जुबान पर, अपने एतमाद पर कायम रहिए और कायदाना किरदार अदा कीजिए। ये दूसरों की तरह झूठ बोलना, ये दूसरों की तरह मक्र में घुमा करके, फरेब के जाल में फंसा करके सियासत नहीं होती है जनाब, क़यादत नहीं होती। तो मेरा फॉर्म जो कैंसिल हुआ, मेरी पूरी तैयारी थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से लड़ने की, और वो फॉर्म मेरा रेडी था, कहीं पर कोई कमी नहीं थी। रही बात यह कि हमने आजाद उम्मीदवार से नॉमिनेशन दायर किया, मेरे दिल में इतना नहीं था, क्योंकि मेरा बनाया हुआ घर उजड़ गया, इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो बहरकैफ वो हो गया। लेकिन अगर सिंबल होता तो 100% हम कामयाब होते। और फिर आप आखिर दिन तक लटकाते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं। अरे जिसको देना 2 महीना पहले कीजिए। किसको दिया आपने? कार्यकर्ता कौन है? कोचा धामन के सरवर साहब कार्यकर्ता हैं, बहादुरगंज के कैंडिडेट कार्यकर्ता हैं आपके, ठाकुरगंज के कैंडिडेट कार्यकर्ता हैं आपके, किशनगंज के जो कैंडिडेट है बेचारा इसहाक साहब, वसाइल के एतबार से कमजोर जरूर है, लेकिन हिम्मत और हौसले के एतबार से आपके मौजूदा कैंडिडेट ये अभी आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन वो लोग आपके साथ 11 साल से जुड़े हुए थे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने लिख के रखा हुआ है। आपने ये कहा कि आप कस्में खिलाते हैं, कस्में किया, वादा किया, आप ब्लैकमेल करते हैं। आप ब्लैकमेल करने के लिए आपने ये बनाया था। आपको कस्में उनको खिलाना चाहिए था जो आपका कैंडिडेट है। क्यों नहीं खाया कस्में आपका? यहां के हमारे जो कि हमारे अररिया के इंजीनियर साहब, क्यों नहीं कस्में खिलाया आपने उनको? आदिल साहब क्या कैंडिडेट नहीं? क्या वो खुदा है, फरिश्ता है? वो कभी छोड़कर नहीं जा सकता। पहले और पार्टी में था, MIM में। सियासी लोगों का एतबार होता है। क्या आप हजरत जिब्राइल अमीन है? क्या आप नूरी मखलूक हैं? आपसे गुनाह नहीं हो सकता, आप दल नहीं छोड़ सकते। पूरी जिंदगी कस्में खा के पूरी जिंदगी बांध कर रखना चाहते हैं आप। सरासर यह आपका फेल, आपका गलत है। आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं, फला ने लिख के दिया, फला ने लिख के दिया। अररिया के अंदर में राशिद साहब अगर 9,000 वोट लाए तो यहां पर उन्होंने खड़ा किया था पार्टी को। नहीं बनाना था अररिया में राशिद साहब को तो बोल देते, 2 महीना पहले बोल देते ना क्या राशिद साहब ऐसा है कि वहां कोई मजबूत कैंडिडेट ढूंढना है इस बार जो ज्यादा वोट ला पाए, तो बेचारा अपना उसी हिसाब से जहन प्रिपेयर करके रखता। हर 10 दिन के अंदर अंदर यहां जाओ वहां दौड़ो, टिकट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इधर उधर, ये सारी चीजें बंद कीजिए। दूसरी बात यह है, हमारे लोग गए थे पूरी तैयारी के साथ आपके पास कि जो खर्च अखराजात होगा सर बता दीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन आपने, अच्छा आप एक बात ही हो, आप और ये भी कि आपसे सवाल किया गया, आपसे लोगों ने कहा कि जरा ये बताइए कि पार्टी फंड में, मैं भी जानता हूं, मैंने जस्टिफाई किया, मैंने आज तक आप पर आरोप नहीं लगाया। पार्टी फंड में खर्च होता है, मैं मानता हूं। पार्टी चलाने के लिए, पार्टी ऑफिस को चलाने के लिए कुछ वर्कर होते हैं, कुछ चीजें होती है, यकीनन पैसा खर्चा होता है। लेकिन पार्टी भी तो खर्चा करती है ना। सपोज दैट अभी बैरिस्टर साहब आएंगे, आपने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 1 करोड़ में बात हुई है, तो कौन देगा ये पैसा?
अगर हम आवामी देंगे, कैंडिडेट देगा, तो फिर पार्टी का झंडा उठाने का क्या मतलब? कैंडिडेट बेचारा खर्चा भी करेगा, कैंडिडेट बेचारा रैली को भी कामयाब करेगा, और कैंडिडेट बेचारा पार्टी फंड में चंदा भी देगा। तो फिर जनाब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो जिम्मेदार हैं मेन, वो हेलीकॉप्टर में भी घूमेगा तो वह खर्चा अगर कवर कर ही देगा, तो फिर आपकी क्या जरूरत, पार्टी की क्या जरूरत कि पार्टियां खर्चा नहीं देती? कैंडिडेट को क्या सैंपल देने के बाद में उनको फंडिंग नहीं करती? इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से जो खर्च देने के लायक है वो नहीं देती? देते हैं आप, नहीं देते हैं। तो फिर आपका झंडा और आपका इस तरह की बातें, तो फिर क्या फायदा आपके झंडा उठाने का लोगों को? जब सब काम आवामी करेंगे तो फिर बैरिस्टर साहब को हैदराबाद से यहां पर आकर उनको प्रचार करने की क्या जरूरत? बोलने की अगर जरूरत है कि नहीं, बोलने वाला चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ खड़ा हो जाइए और एक तरफ इस नाचीज को खड़ा कर दीजिए। जहां तक कभी उम्मीद है कि कहीं पर भी ये नाचीज कम नजर नहीं आएगा आपको बोलने में। और सीमांचल की धरती पर एक से एक बोलने वाले आज भी मौजूद हैं। कौम के तई हमदर्दी अगर वफादारी है तो ईमानदारी से कीजिए, जाब्ते से कीजिए। आज लोग तैयार हैं। लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी बातें चल रही है, क़यादत की बात चल रही है। जनाब आप तो 5 कैंडिडेट को टिकट बांटने में आपकी क़यादत फेल हो गई। आपको ये करना चाहिए था कि 2 महीना पहले बुलाते आप, 5 को बैठकर बात करते कि देखिए फलां साहब ज्यादा बेहतर हैं, आप में से किसी एक को कैंडिडेट बनना है, फलां साहब पार्टी की सर्वे के अंदर है। पार्टी सर्वे आप पता नहीं, आप सर्वे लास्ट तक लेकर जाते हैं, ये जाब्ता नहीं होता है। और दूसरी पार्टी का उदाहरण देते हैं आप, आरजेडी से देते हैं, कांग्रेस का देते हैं। वो अपने ही मजबूत पुराने कार्यकर्ता में से किसी एक को चुनता है। 10 साल से मेहनत कर रहा, उसमें से किसी एक को चुन लिया। 22 के अंदर में अब्दुल सुभान साहब पुराने हैं, उनको चुना गया है। और जनाब वहां देख लीजिए आप, आपके कोचाधामन के अंदर में एक बड़ा लीडर आया है, आरजेडी ने उसको चुना है। लेकिन यह है कम्युनिकेशन, समझौता, बातचीत, तसल्ली, ये होती है। 5-5, 6-6 लोग रहते हैं हर जगह पर, मानता हूं मैं, लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, आला कमान की जिम्मेदारी बनती है, जो सदर होता है उसकी जिम्मेदारी बैठती है कि बैठ करके समझाएं, वीडियो ना बनाएं। ये वीडियो बनाकर आप लोग वर्गलाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। आपने जहां जहां उम्मीदवार उतारा, जहां जहां, कौन कौन है वो लोग जरा बताइए। कोचाधामन में सरवर साहब कितने दिन पहले आए? किशनगंज के अंदर में वो नौजवान कितने दिन पहले आया? ठाकुरगंज के अंदर में वो कितने दिन पहले आए? आपने फिर वही गलती की। जहां तक मैं समझता हूं, लोग अगर हमसे आज की स्थिति में, अगर आज की डेट में ये कहेंगे कि मौलाना वोट किसको करना है, तो आपने उन्हीं कैंडिडेट को फिर बनाया है, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जिस पर आपने विश्वास, आपने कैंडिडेट बनाया। उनको अगर वोट दिया जाएगा तो डायरेक्ट वो लोग आरजेडी में जाएंगे। तो जब आप वो लोग भागकर आरजेडी में जाएंगे ही, तो फिर ये बताइए कि आपको किस लिए वोट करें, ये बता दीजिए आप। मैं मजबूर हूं ये वीडियो बनाने पर, क्योंकि आज आपने हद से ज्यादा बातें कही, कीचड़ उछालने की आपने कोशिश की। आप खामोश हो जाइए, ये भी जुबानें खामोश हो जाएंगी। अपने इलेक्शन पे आप ध्यान दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। 8 साल से आपके साथ काम करते हैं, आपके अहंकार को हमने देखा। पहले कुछ और थे, आज के जमाने के अंदर में आप मगरूर हो गए। एक सवाल का और जवाब, मेरा सवाल आपसे यह है, सीमांचल में कितने मुसलमान? आप मुसलमान की क़यादत की बात करते हैं, सीमांचल में कितने मुसलमान हैं जरा बताइए। सीमांचल में तकरीबन 60 लाख मुसलमान हैं। पूरे बिहार के अंदर में तकरीबन 3.25 करोड़ मुसलमान हैं। 60 लाख 70-75 लाख मुसलमान सीमांचल में हैं। सीमांचल में सिर्फ मुसलमानों को क़यादत की जरूरत है, पूरे बिहार के मुसलमानों को क़यादत की जरूरत नहीं है। इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। आप सीमांचल के मुसलमान, पूरे बिहार के मुसलमान नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों की चिंता कीजिए। और फिर जो लोग आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं, अगर आप वो कैंडिडेट के लायक नहीं है
कोई और आदमी कैंडिडेट के लायक है तो उसको एतमाद में लेकर यह फैसला कीजिए कि फलां साहब ऐसा है, ताकि आपसे आपका यह पुराना साथी न टूटने पाए। जितने भी लोग 3-4 लोग अभी खड़े हमारे नजरों के सामने हैं, उनमें से कौन रुकेगा जरा बताइए तो। क्या गारंटी है जिनको आपने टिकट दिया है कल नहीं भागेगा? आपने कहा कि 24 क्रेट का जो सोना होगा हम उसी को टिकट देंगे। पता चला कि जनाब जो आदमी आपको घुटने टेक कर गाली देता था जो कि हाथ में, आपने उनको कैंडिडेट बना दिया। क्या पैसा सिर्फ कैंडिडेट बनाया जाता? आप सिर्फ ये या तो अपना बिल्कुल स्टैंड बाजे कीजिए कि कयादत खड़ी करने के लिए मुखिया लोग आए, कयादत खड़ी करने के लिए सरपंच लोग आए, कयादत में झंडा गाड़ने के लिए पैसा वाला ही जरूरी है, बाकी कार्यकर्ता कमजोर होगा। अरे पार्टी का सच्चा वफादार जो होता है पार्टी उसको खड़ा करती है। अगर पैसों के एतबार से कमजोर हो जाए तो पार्टी उसको फंडिंग करती है। यही निजाम आज भी है बहुत से जगहों के ऊपर में। क्या पार्टी फंडिंग नहीं करती? करती, लेकिन नहीं, आप लोग जर्रा बराबर 1 रुपए तक गालिबन मुझे जहां तक पता है आप खर्च नहीं करते हैं। तो अच्छे लोग कहां से मिलेंगे? मैं आप पर पैसों का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं लगाना भी नहीं चाहता, लेकिन जो बातें आज आपने कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, निहायत गलत बात कही है आपने। तो बस यही इतनी बातें हमने आज मेरे जहन में थी। चूंकि अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत सारे, एक बात और, टिकट देने में जाहिर सी बात है मन मुटाव होता है। आप भी जानते हैं इस बात को कि हम फलां साहब को टिकट देंगे तो फलां साहब का मन मुटाव होगा। आपके पास में क्या है इस बीमारी को, इस मन मुटाव को दूर करने के लिए? है कोई चीज? नहीं है। आप तो बात नहीं करते हैं। आपका युवा अध्यक्ष फोन नहीं उठाता है, गाली इतना बोलता है, वो शख्स इतना बोलता है गाली। एक कौम की कयादत और एक गाली बकने वाला शख्स, धमकी देने वाला आदमी कैसे हो सकता है भाई? हम में से बहुत सारे नौजवान कह रहे होंगे मौलाना को टिकट नहीं मिला तो मौलाना इतनी सारी बातें कर रहे। मेरे नौजवानों, टिकट का दर्द नहीं है, गलत आदमी को टिकट दिया गया है। गलत आदमी को देता वो किसी कमजोर और गरीब आदमी को, ईमानदार होता, सही होता, हम कभी भी, मेरी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता। सन 2020 में भी मैंने सपोर्ट किया कि नहीं किया, बगावत तब भी कर सकता था। जिस दिन अख्तरुल ईमान साहब हमको बुलाया, वहां पर अमोर के अंदर बुलाया, हमसे कहा कि मौलाना मेल मिलाप की जो बातें हो सकती थी, हमने कहा कि सर मैं आज भी आपके साथ, जिस आदमी को आपने टिकट दिया मैं कभी भी उसको समर्थन नहीं दे सकता। आप मुझे नहीं लड़ाना चाहते, कोई बात नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने ये बात कही है, नहीं है मुझे मेरे बनने का शौक। अल्लाह का फजल है, उत्तराखंड में खड़ा हो जाऊं, तेलंगाना में खड़े हो जाऊं, आंध्र प्रदेश में खड़ा हो जाऊंगा, कम से कम 2 आदमी तो जरूर इस बच्चे को पहचानने वाले मिलेगा। अल्लाह ने जरूर इतनी मोहब्बत दी है मुझे नहीं है शौक, लेकिन कैंडिडेट खड़ा कीजिए तो ऐसा कैंडिडेट खड़ा कीजिए जो आपकी आइडियोलॉजी से मैच करता हो। जो कि हाथ के अंदर में आपने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, क्या वो जीतेगा तो कितना दिन रुकेगा? शाहनवाज साहब तो 1.5 साल रुके थे, ये शख्स 1.5 महीना नहीं रुकेगा। ये लिख लीजिए आप। आपने सन 2020 के इतने बड़े दर्द से आपने कोई कुछ हासिल नहीं किया। किसने मजबूर किया आपको अच्छे लोगों को कैंडिडेट न बनाने पर? आप बोल रहे हैं कि किसी की मजाल हुई आरजेडी के अंदर में टिकट कटा। आरजेडी के अंदर में मजाल नहीं, समझाया गया, मनाया गया। जाकिर साहब को टिकट नहीं दिया गया अररिया में, आबिदुर रहमान साहब को दिया गया तो खुद राहुल गांधी ने बुलाकर मनाया, समझाया, फोन के जरिए से बताया उनको कि जाकिर साहब सब्र कीजिए, आइंदा आपको मौका मिलेगा। कुछ बात होती है मनाने के लिए। अरे पार्टी का वर्कर किस चीज का भूखा होता है? आपकी हिमायत का, आपसे बात करने का, आपकी हिम्मत अफजाई का भूखा होता है। वरना किसको क्या, कौन नेता किसको क्या देता है? अख्तरुल ईमान साहब, आपने किसी का घर बनाया? आपने किसी को दौलत दी? नहीं दी। आप एक नई पार्टी लेकर आए, उम्मीद जगी तो लोग आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार। बहुत सारे नौजवान वर्करों के झगड़े होते, मार खाते हैं,
तब जाकर आपके लिए आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन कभी भी आप उनके लिए फोन कॉल नहीं करते। एक बच्चा मारा गया बैरिस्टर साहब के कारवान इंसाफ में, उसके घर जाकर उसके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए था, और ऐसे सरसरी नहीं। गुलाम सरवर साहब गए, आप गए नहीं गए? आप एक कार्यकर्ता का बांग्लादेश में हाथ टूट जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके घर पे पहुंचता है। मैं नाम नहीं लूंगा कौन सी बड़ी पार्टी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचता है। वो आदमी मर जाएगा, कयामत तक कभी भी उसका दामन नहीं छोड़ेगा। कार्यकर्ता आपसे पैसा मांगता है? पैसा नहीं मांगता है। आप जाब्ते और निजाम और सिस्टम से काम कीजिए तो आज भी आपको लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे। लेकिन सन 2020 में जो गलती की वही गलती आपने आज की, इसीलिए लोग यहां पर ये बोल रहे हैं। आपने मुझ पर यह कहा कि मौलाना साहब तो चुपचाप बैठ गए, मौलाना साहब ने 2 साल से काम नहीं किया, आपने यही कहा। बहुत से लोगों को आपने कहा, यह कहा आपने, यकीनन कहा। लेकिन जरा बताइए कि हाफिज जसीम साहब आपके बड़े मोतमद हैं, जो कि ये अररिया के अंदर में आप हर फोन कॉल उनसे कोई बात होती तो कॉल करते हैं। क्या हाफिज जसीम साहब ने आपको 2 साल से नहीं कहा अख्तरुल ईमान साहब के अब्दुल्ला सालिम को जिला का अध्यक्ष या जिला की जिम्मेदारी दीजिए, वो काम करेंगे? कहा कि नहीं कहा? मैं कसम भी इस बात पर खाने के लिए तैयार। क्यों नहीं बनाया आपने जनाब? क्यों नहीं जिम्मेदारी दी आपने? आप जब आपके सामने जाते थे तब मौलाना वहां काम कीजिए। कभी आपने फोन करके कहा कि अब्दुल्ला साहब वहां टीम नहीं बनी, बनाइए, अब्दुल्ला साहब यहां ये करना? जब आप एमएलए बने हैं अमोर से, एमएलए बनने के बाद से लेकर अभी तक 5 साल होते हैं, आपने 5 मर्तबा कॉल नहीं किया पार्टी के तय। कहां संगठन है आपका? अररिया में संगठन है जिसको आपने बड़े सर को दिया, अध्यक्ष बनाया। पूरे अररिया के अंदर में संगठन बना हुआ है आपका? नहीं बना हुआ। सीमांचल में संगठन नहीं है आपका। आपके किशनगंज में भी मैं समझता हूं कि संगठन नहीं। बलरामपुर कटिहार के अंदर में आपने जिसको जिम्मेदारी दी, आपने क्या कहा कि 3 महीने तक संगठन नहीं बनाना है वहां पे? क्यों कहा आपने? आदिल साहब ने नहीं कहा? पूरी दुनिया छोड़िए, गिला शिकवा किससे करें? और आप कहते हैं कि मौलाना को अगर टिकट देते तो हमारी तैयारी पूरी थी। जनाब, टिकट आपने नहीं दिया, इसीलिए हमारे साथ में यह हादसा इसलिए हुआ कि चूंकि हम मुकम्मल तौर पर मुस्तैद थे भी नहीं। जब हमारा घर ही उजड़ गया तो अब जनाब हम झोपड़ी में रह करके क्या करेंगे? मेरे कैफ ये सारी बातें थी। आप किसी पर आरोप मत लगाइए, कुछ भी मत लगाइए, और आप ये मत समझिए कि सीमांचल के अंदर सिर्फ आपको बोलना आता। हम आपका एहतराम करते हैं। स्टेज पर जब आप होते हैं तो आप 2 मिनट का वक्त देते हैं तो नाचीज अब्दुल्ला 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता है, सिर्फ इसमें आपके एहतराम में कि नहीं सदर साहब बैठे हुए, वरना 2 घंटे अब्दुल्ला सालिम बोल सकता है। अल्लाह ने इतनी कैपेसिटी दी है इस बच्चे को। 4 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं सुपौल के अंदर बोला हूं। आपने उस दिन, अच्छा आप ये कहते हैं कि भाई जो लोग ऐसे भी आ गए जिन्होंने कारवान इंसाफ में, जिनके पास में गाड़ी नहीं थी, बस में लटक के गया तक गए। इस कारवान इंसाफ को किसने कामयाब किया बताइए? अब्दुल्ला सालिम 16 गाड़ी लेके पहले दिन गया, 16 गाड़ी लेके, 50 लोग साथ में गए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, झूठ नहीं, अगर झूठ होगा तो सबसे बड़ा कज्जाब और हानिस होगा। दूसरे दिन मेरे प्रोग्राम को तोड़ने की कोशिश की गई। आपके मुखिया जी जिनको आपने टिकट दिया, उन्होंने भंग करने की कोशिश की। 2 प्रोग्राम की तो खूब परिचय किए, उन्होंने चर्चे किए, लेकिन हमारे प्रोग्राम को उन्होंने नेग्लेक्ट किया। तब भी पता है सबसे ज्यादा आदमी कहां थे? अख्तरुल ईमान साहब हमारे जो बिहार के भेबरा चौक के अंदर था कि नहीं था? वहां कितने लोग हमारे, कम से कम 25 गाड़ी से हमने सामने भेजा था और 200 नौजवानों को बाइक लेकर भेजा था। हमने कहा कमी? दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी हम पहुंचे बारसोई के अंदर में, जुमे की नमाज पढ़ी हमने ऊपर छत पे धूप में। उसके बाद आप जब जनता चौक आने वाले थे, एक भी आदमी नहीं था वहां पे। आने के बाद में माइक लेके खड़ा हुआ, 1.25 घंटा आपसे पहले मैं बोला हूं, लोग जमा हुए वहां पे, और आप आए तो जनाब हम लोगों को तो स्टेज से भी उतार दिया गया। स्टेज से उतर गए हम, फिर भी हमने कहा कि चलो तहरीक कारवान इंसाफ है। लेकिन नहीं जनाब, आपके 5-5, 6-6 बॉडीगार्ड थे। या अल्लाह, इतनी डर अगर है तो फिर छोड़िए, मत उतरिए जमीन पर। उसके बावजूद भी हम वहां से निकले, आगे होकर रोहटा पहुंचे। हम अमौर में वापसी में था। क्या रोहटा के अंदर में जहां बारिश हुई वहां पर माइक लेकर खड़ा हुआ, वहां पर भी हमने
तहरीक कारवान इंसाफ को संबोधन किया। बताइए कैसी लगी? हम नजरों के सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन हम थे, साथ थे आपके। वहां से आप अमोर चले गए, लेकिन हम अमोर नहीं गए, देर हो गया, हम वहीं से निकल आए जो कि हाल। चौथे दिन सुन लीजिए, चौथे दिन आप लोग दफ्तरी से निकले, चौथे दिन हम गाड़ी लेकर के कहां पहुंचे? डंगरा मोड़ पे पहुंचे। पूछ लीजिएगा, वहां की फोटो और तस्वीरें मौजूद है। हम गाड़ी लेके पहुंचे, वहां पर हमने संबोधन किया लोगों को, लेकिन आपकी गाड़ी वहां नहीं रुकी, आप चले गए डायरेक्ट। आपके पीछे पीछे हम भागे। जाने के बाद वहां पर बलरामपुर मोड़ में अख्तरुल ईमान साहब, आदिल साहब के घर पे रुके सदर साहब तकरीबन आधे घंटे तक। हम लोग धूप में तपते रहे। आप क्या समझते हैं कि लोगों की मेहनत नहीं होती, कुर्बानी नहीं होती? लोग आज भी एतमाद और विश्वास, एक उम्मीद के साथ आपको देख रहे थे। बलरामपुर गए, बलरामपुर मुड़ने के बाद बारसोई की तरफ गए। जिस घर में आपका दावा, आपकी दावत थी, उस घर में रात को स्पेशली नाचीज की भी दावत की गई। जनाब मौलाना मुनव्वर साहब के चचा के घर में दावत थी, मुझे भी दावत थी। लेकिन बलरामपुर मोड़ पे जैसे हम गए, वहां पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मैंने फौरन वहां से वापसी की, मैं घर आया। उसी वक्त मैंने इश्तियाक साहब को भी मैसेज किया, आदिल साहब को भी मैसेज किया, आपको भी मैसेज किया। आपने रात को फोन किया था हमसे कि मौलाना क्या हुआ, लेकिन आदिल साहब को तो आज तक कॉल बैक भी नहीं हुआ। वाह जनाब वाह। और आप बोलते हैं दिलो जान से मेहनत की, मशक्कत की, आपके एक एक बात पर लब्बैक कहा, कामयाबी की। अगर आपको अब भी लगता है कि नहीं जनाब ये लोग मुनाफिक हैं, ये लोग अपने मफाद के लिए आए थे, मफाद के लिए नहीं आए। कम से कम टिकट का बंटवारा होता है तो जो आपके बिहार में अच्छे लोग हैं उनको बिठा कीजिए, एक पार्लियामेंट की कमेटी बनाइए। दो लोगों से पार्टी नहीं चलती। कौन डिसीजन लेता? दो लोग। और सब कौन? अरे गहरे सबसे पहले पहुंचे। बड़ी बड़ी बीजेपी, आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, इनकी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड कार्यकारिणी समिति है कि नहीं है इनके पास? आपके पास है? कौन है बताइए? 3 शख्स के अलावा एक शख्स तो हम समझिए कि बेचारे माजूर हैं, ज़ईफ हैं, आदिल साहब और आप हैं। आप ही दोनों मुख्तार कुल हैं। स्टेट कमेटी नहीं बनी आप, डिस्ट्रिक्ट कमेटी तो दूर की बात। और सुन लीजिए, आखिरी बात बोलने जा रहा, संगठन ढंग से नहीं बनाएंगे तो आप, और सही ढंग से फैसला नहीं होगा सीमांचल में, और नहीं हुआ है। आपकी पार्टी कुछ ही साल के लिए सीमांचल के अंदर है। हम नहीं, यहां के लोग आपको, जहां से पार्टी आई है, ये पार्टी को लोग वहीं पर भेज देंगे। अगर नहीं तो अभी भी बहुत वक्त है, सुधारिए अपने आप को, फैसले सही लीजिए, लोगों को जोड़िए, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़िए। वशाविरहुम फिल अम्र, मशवरा कीजिए, अच्छे लोगों से मशवरा कीजिए। दो लोगों से पार्टी नहीं चलती है। बड़ी बड़ी पार्टियों को लोगों ने पहुंचा दिया कैफरे किरदार पर। मुस्लिम लीग का क्या हश्र हुआ? बहुजन समाज पार्टी का क्या हश्र हुआ? मेरे कैफ में बोलना नहीं चाहता, इसीलिए आरोप लगाना बंद कीजिए। अगर सिर्फ ये समझते हैं कि नहीं मैं ही बोलता हूं, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, तो आ जाइए किसी मैदान में, कर लेते हैं मुकाबला, देख लेंगे, कोई भी हो। हमने हमेशा एहतराम किया है, बैरिस्टर साहब का भी, उनके भी मंच में ज़्यादा नहीं बोला हूं मैं। एहतरामन मेहमान है, हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन इनको मौका दिया जाए। लेकिन पार्टी को अगर मजबूती देनी है तो पार्टी को दोबारा आप गौर फिक्र कीजिए अपने फैसलों पर, आने वाले वक्त पर। नहीं तो फिर लोग उन्हीं को वोट करेंगे जिनको आपके जो विधायक हैं चुनकर जिन पार्टियों में चले जाते हैं, तो फिर आपको क्यों वोट करेंगे? उन्हीं को वोट कर देंगे। आपको वोट करते हैं, भागकर चले गए, उनको आरजेडी में चले गए तो आरजेडी को वोट कर देगा, जदयू को कर देगा, कांग्रेस को कर देगा। देखिए कितने शानदार वीडियो को शेयर और लाइक करें। नहीं, वही तो बात है, वो 4 क्यों गए? नहीं देते उनको टिकट। हमने मना किया था ना आपको कि मत दीजिए शाहनवाज को, नहीं मानी मेरी बात आप। और अब भी मैं कह रहा था कि मत दीजिए इस शख्स को, लेकिन आपने दिया। खैर, अब ये बात समझ में आ रही है, खुद बखुद क्लियर हो गई है कि जो लायकमंद है, लायकमंद का मतलब पैसे वाला होना, MIM में टिकट के लिए पैसे वाला होना जरूरी है। आपके पास बहुत धन दौलत है तो आप कैंडिडेट बनाए जाएंगे, नहीं है तो सीमांचल के नौजवानों आप ख्वाब भी मत देखिएगा कि भाई MIM में आपकी कोई एंट्री हो सकती है। बस सिर्फ गुणगान करते रहिए तो आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।